प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं गणित के पूरक परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सीधे हम चलते हैं प्रश्न पर बिना समय गंवाए। सही विकल्प का पहला प्रश्न देखेंगे। समांतर श्रेणी में दिया गया है 1/9, 4/9, 7/9। पूछा क्या गया है? सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो सर्वांतर का मतलब होता है द्वितीय में पहला पद को घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद है 4/9 में घटाएंगे पहला पद 1/9। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। 9 9 का लघुत्तम 9 आएगा, तो ऊपर वाले वैल्यू को लिखेंगे 4 ऋण 1 बराबर 4 में घटाएंगे 3/9। यदि हम कैंसिल कर देंगे तो 1/3, तो 1/3 इसका उत्तर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, तो यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास दिया गया है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु का निर्देशांक बताएंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पहला का उत्तर हो गया। दूसरा का यहीं पर देख लेते हैं। एक्स अक्ष बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम वाई अक्ष। यहाँ पर आप देखेंगे द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। ये पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पर होता है माइनस और प्लस। तो जो पहले माइनस हो दूसरा प्लस हो वही हमारा उत्तर होगा। तो देख पाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला आएगा -1 और +1, माना पहला माइनस है दूसरा प्लस है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। सावधि जमा खाता यानी एफडी खाता में ब्याज की गणना तिमाही है, तब समय को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? समय। तो समय का हम बता चुके हैं। तिमाही जब गणना करते हैं तो दो चीज़ों को बदलते हैं, दर और समय को, है ना। तिमाही गणना करते हैं तो समय का 4 गुना लिया जाता है, दर का 1/4 गुना। तो आपको क्या पूछा है? समय को कितना किया जाता है, तो समय का कितना? 4 गुना। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई? साइन बदलता है कॉस में, थीटा की जगह थीटा, कॉस थीटा आएगा इसका उत्तर। तो देखें कॉस थीटा है, यानी लास्ट ऑप्शन आएगा। इसका पांचवा अंतिम प्रश्न है सही विकल्प का। देखेंगे मूलों का योगफल क्या होगा, यह पूछा गया दिए गए वर्ग समीकरण के। x² - 4x + 4 = 0। ए बी सी निकाल लिए। ए का मान 1, बी का मान -4 और सी का मान 4। मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है भाई? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं c/a। तो c का मान हमारे पास क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं 4, और a का मान क्या हुआ? अर्थात 4। उत्तर हमारा 4 आएगा, यानी बी वाला। इसके बाद हम रिक्त स्थान के 5 प्रश्न देखेंगे जल्दी से। x² - 16 का गुणनखंड क्या होगा? बहुत सिंपल है। 16 दिया गया है और इसमें हम इसको इस तरह से बना सकते हैं गुणनखंड के रूप में। तो ये वर्ग है तो इसका भी वर्ग बनाएंगे, तो ये होगा 4 का स्क्वायर। a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो a + b यानी x + 4 और a - b, ठीक है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। तो इसका उत्तर यही होगा। दूसरा का देखें। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? हम पढ़ चुके हैं 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है, ये आपको याद रखना है। और समाप्ति या पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? 31 मार्च, ठीक है। फिलहाल ये पूछा गया है तो 1 अप्रैल लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे। 3 sin 17 डिग्री और सेक 73 डिग्री, तो इसमें दोनों का योग 90 होता है। पूरक का फार्मूला लगाएं। तो साइन को बदलना चाहते हैं यहाँ पर, तो 17 कब आएगा? 90 में घटाने पर कितना घटाएं कि 73 घटाने पर 17 बचेगा, और यहाँ पर है सेक 73 है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आगे 3 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है? कॉस में। और थीटा की जगह क्या है? 73, और यहाँ पर है सेक 73। इसको आप बदल दीजिए। 3 का 3 इसको बदलेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा किस में बदलता है? 1 बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह क्या है? 73, ऊपर में है सेक 73। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 3 × 1 3। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर खाली स्थान कोण अंतरित करती है, ये पूछा गया है। देखेंगे किसी वृत्त की बराबर जीवा, मान लो जाए ये आपका वृत्त है ना। किसी वृत्त की बराबर जीवा, बराबर जीवा कहाँ बनेगा? एक नीचे में बन सकता है, एक ऊपर बन सकता है, तभी ये बराबर होगा। तो जीवाएँ केंद्र पर कोण अंतरित करती है, तो कोण जब केंद्र यहाँ पर है तो यहाँ पर जब कोण बनाया जाएगा तो दोनों कोण हमेशा क्या बनेगा? समान बनेगा, अर्थात बराबर भी लिख सकते हैं या समान। तब लिखें बराबर, बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ पर आप देखेंगे 5वां में, यदि घन की कोण ए है तो घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका घन की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा इसका फार्मूला ही लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है √3a। ये है घन के विकर्ण की लंबाई। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं।
आगे हम देखते हैं सत्य और असत्य के 5 प्रश्न। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल, ये बिल्कुल सही है, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? शून्य शून्य, ये कई बार आ चुका है ना। एक्स अक्ष है और वाई अक्ष में जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण आपस में बराबर नहीं होते, जबकि ये बराबर होता है। जैसे कि ये वृत्त के एक ही खंड है ना, वृत्त का ये है ना, वृत्त बना दिए और इसमें खंड यानी हिस्से में मान लो जाए हम यहाँ पर चाप लेते हैं ए और बी, यहाँ पर देख लेते हैं ए और बी, और शेष परिधि पर यदि हम 2 कोण लेंगे तो ये कोण है ना बनेगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये प्रमेय है, लेकिन ये दिया है बराबर नहीं होते, इसलिए क्या होगा? गलत होगा, अर्थात असत्य होगा। प्रश्न नंबर देखिए चौथा में क्या पूछा गया है? दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं से छोटा होता है। देखिए, मान लेते हैं दो संख्या ले लेते हैं 5 और 3 है ना, उसका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? 15। अब ये कहता है कि उन दोनों संख्याओं से छोटा होता है, तो यहाँ पर यदि हम दो संख्या लिए थे 5 और 3, 5 की तुलना कर देंगे तो ये तो बड़ा हो रहा है, ये दिया क्या है? छोटा होता है। ये 15 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 3 को लिखेंगे तब भी 15 बड़ा होगा, तो ये प्रश्न क्या दिया है? छोटा होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? असत्य होगा। लास्ट प्रश्न इसका देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये क्या होगा? सत्य होता है। देखेंगे पांचवा प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। तो आइए चलते हैं सीधे सीधे हम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे है ना, पी एक्स यानी बहुपद दिया गया है और पी जीरो और पी 1/2 यानी हाफ का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक्स की जगह एक बार जीरो रखेंगे, एक बार 1/2 रखना है इस बहुपद में। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण पहला में। तो यहाँ पर पी जीरो का मतलब है एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर, अर्थात पी जीरो होगा बराबर, यहाँ पर आप रखेंगे जीरो, एक्स की जगह 2 × 0 का वर्ग प्लस 3 × 0 प्लस 5, तो ये क्या होगा? जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, अब बचेगा क्या? 5, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। पी हाफ यानी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 1/2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? पी 1/2 बराबर, यहाँ पर 2 का 2 है और एक्स के स्थान पर 1/2 का वर्ग प्लस 3 गुना एक्स के स्थान पर 1/2 धन 5। अब इसको शॉर्ट आउट करते हैं, 2 का 2 गुना 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा? 4 धन, ये हो जाएगा 3/2 धन 5 का 5, ये दोनों कैंसिल होगा, 2 1 2 दूनी 4, इस तरह से यहाँ पर आया 1/2 3/2 धन 5। इन दोनों को हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2, और यहाँ पे ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे 1 + 3 + 5 तो है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4/2 + 5 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 1 2 दूनी 4, 2 बचेगा, तो 2 धन 5 बराबर कितना होगा? 7, ये तुम्हारा आंसर होगा। इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। इसी क्रम में प्रश्न नंबर तीसरा को देखेंगे। यहाँ पे x का मान पूछा गया है, ये दिए गए मान अनुपात में हैं 14:35, जल्दी से सॉल्व करेंगे। समानुपात दिया गया है 16:x, इसे हम अनुपात को बटा में लिख सकते हैं 14/35, समानुपात यानी इस अनुपात और इस अनुपात को बराबर में बांटता है, तो इस तरह से बराबर लिखेंगे और 16/x, ये कट सकता है तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35 यानी 2/5 आया बराबर 16/x। तो ये गुना करेंगे, 2 का x से करेंगे 2x होगा, 5 गुना 16 कर लीजिएगा, तो ये गुना करेंगे तो हमें x का मान चाहिए, तो 2 का पक्षांतर बटा में आ जाएगा, 5 गुना 16/2, 2 1 2 8 16, 8 गुना 5 बचेगा, 8 गुना 5 कितना होता है? 40। इस तरह से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल रेखा दी गई 5x + 6y = 7 और इस रूप में निरूपित करेंगे, अर्थात y बराबर निकालना पड़ेगा यहाँ पर निरूपित करने के लिए, तो y को यहीं रखेंगे, तो 5x से पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 6y रहेगा इक्वल, 5x को ले जाएंगे तो -5x होगा और इक्वल है ना, तो ये अपने ही पक्ष में है तो +7, इसे हम केवल पक्षांतर किए हैं। अब यहाँ पर हमें y बराबर निकालेंगे तो y = क्या होगा? -5x + 7 बाई नीचे आ जाएगा 6, इसे हम बटा में हैं पूरे का, तो अलग अलग अनुपात में बटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना, -5x/6 लिख सकते हैं +7/6। अब ये देखेंगे इस रूप में आ गया, है ना, तो ये है सरल रेखा का समीकरण, लिखेंगे सरल रेखा का समीकरण। तो y = क्या है हमारे पास? mx + c। पूछा गया है सरल रेखा का ढाल, है ना, और y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करेंगे। तो ढाल किसको बोलते हैं? m को ढाल बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी तुलना हम इससे कर लेंगे, तो x का गुणांक है ना, x का गुणांक क्या है? m, यही है ढाल,
तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर है -5/6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रवणता, इसी को बोलते हैं ढाल को ही, m बराबर ऋण 5/6। और अंतःखंड क्या है, c को कहते हैं, अतः c बराबर होगा 7/6 तुलना करने पर। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न बहुत ही छोटा प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है प्रश्न। सिद्ध करके दिखाना बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है ना, 1/1 माइनस कॉस थीटा है, प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा है। इसके बराबर ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस थीटा कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका त्रियक गुना 1 से करें, 1 प्लस कॉस थीटा का गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 माइनस कॉस थीटा का 1 से गुना कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 तो क्या होगा 2। ये फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, माइनस के माइनस बी के स्थान पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ज्यामितीय सूत्र आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा फार्मूला, ज्यामिति का पहला सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 और कॉस दिया है तो क्या बचेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो 1 का 1 ये पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा इस तरह से। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 है ना बाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर उत्तर ऐसा लाना है 2 इंटू कॉसिस स्क्वायर थीटा, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिस थीटा, है ना। 1 साइन थीटा बराबर कॉसिस थीटा, वर्ग है तो कॉसिस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 2 कॉसिस स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो जाएगा राइट हैंड साइड में। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। छठवां प्रश्न बहुत सिंपल है, समांतर माध्य ज्ञात करना इन आंकड़ों का, है ना। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे दी गई आंकड़े हैं, तो सबको पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आंकड़े क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, ये आंकड़े कितने बार है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो हमारे पास फार्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म में, समांतर माध्य एक्स बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा, ये सिग्मा है एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स मतलब आंकड़ों का योग, हिंदी में लिखेंगे तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, नहीं तो इस तरह के फार्मूला आप लिख सकते हैं सीधे। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आंकड़े हैं सभी का योग करेंगे। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 ये लिखेंगे, बटा एन की वैल्यू क्या है 10, 10 बार है। अब इसमें समांतर माध्य बराबर, इन सभी आंकड़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका ये है, देखिएगा, है ना, 10 या 20 के नोट या 30 के नोट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं 30 के या 40 के हिसाब से। तो चलिए हम देखते हैं, 19 और 1 कितना होता है 20, 20 हो गया, 17 3 20 यानी 40 हो गया, 15 5 20 यानी 60 हो गया, 13 7 20 फिर 80 हो गया, और 11 9 20, 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। तो 100 बटा कितना होगा 10, तो 1 0 कट गया, 10 बटा 1 यानी 10, ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, वर्ग समीकरण को हल कीजिए, है ना। ये 3 नंबर का सवाल है, चाहे तो आप इसे मध्यपद को तोड़कर बना सकते हैं या फिर सूत्र विधि से। मध्यपद के तोड़कर आप आसानी से भी बना सकते हैं। 2x² - 7x + 5 = 0, ये वर्ग समीकरण है। तो इसको मध्यपद को तोड़ने का एक तरीका होता है, पहला पद और अंतिम पद, 3 पद है 1 2 3, पहला पद में 2 है ना, और अंतिम पद में 5, दोनों अंकों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। ये रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे 10। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि 7 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो ये है ना, 10 कैसे आएगा, 2 गुना 5 के पहाड़ा में आता है, या 10 गुना 1 के पहाड़ा में आता है। तो इसमें 10 में घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर 7 लाना है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो भी 7 हो सकता है। तो ये अर्थात ये इसका हम चयन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ऋण 7x बनाना है, तो यहाँ पर इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा, -2x और -5x। तो इन दोनों का योग कितना होता है, -7x होता है। तो 7x की जगह हम ये लिख सकते हैं। आगे हम इसको हल करेंगे, 2x² - 2x - 5x + 5 = 0। अब इसकी जोड़ी बना लें,
जोड़ी बनाने के बाद ओवनिष्ट निकालना है, 2 और 2 इसमें कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स भी कॉमन निकलेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स बचेगा, माइनस का माइनस, 2x से निकाल लिए हैं तो कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा, अर्थात भगवान तो रहता ही है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो -5 को बाहर निकालते हैं तो दोनों के जो अंक है वो क्या मतलब चिन्ह है वो बदल देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पास 5 -5 को निकालें तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। अब यहाँ पर बनाना है आपको क्या, प्लस, इसका चिन्ह क्या था माइनस है और यहाँ कोष्टक में आया तो ये प्लस बन गया। अब आपको प्लस बनाना है तो माइनस का गुना हम माइनस से करेंगे तो क्या होगा प्लस, और आपको 5 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इस तरह से 1 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से देखेंगे x -1 फिर से वनिष्ठ निकालेंगे गुणनखंड के रूप में, और दूसरा गुणनखंड बचेगा आपके पास 2x और -5 = 0। हमें वर्ग समीकरण को हल करना है अर्थात x का मान ज्ञात करना है, तो x -1 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, या फिर ये 2x - 5 = 0 के बराबर भी होगा। यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 का पक्षांतर तो +1 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 2x इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +5, और x बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो ये आपका x का मान होगा, दोनों मान, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें दिए गए श्रेणी का 16वां पद वा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दी गई श्रेणी आप लिख दीजिए एक बार, 5, 11, 17 और 23, ठीक है। इसमें आपको प्रथम पद मिलेगा 5, है ना, और आपको डी यानी सर्वांतर का मान ज्ञात करेंगे तो दूसरे में पहले को घटाएंगे, 11 में हम 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। कितने पद का मान ज्ञात करना है 16, तो n बराबर लिखेंगे 16। तीनों के मान आ गए तो हमें फार्मूला लगाना है nवां पद का, तो Tn बराबर a + n - 1 × d ये होता है। तो सभी के मान रख दीजिए। t क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है, पद, nवां पद पढ़ते हैं। तो n का मान क्या है यहाँ पे 16, तो इसे क्या पढ़ेंगे 16 पद, 16 पदों का मान ज्ञात करना है। a का मान रखेंगे 5 धन n का मान आपके पास है कितना 16 में 1 घटाएंगे गुना d का मान आपके पास है 6। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। T16 बराबर यहाँ पर 5 का 5 प्लस दोनों में अंतर कितना होगा 15 होगा गुना 6। इस तरह से आगे प्रोसेस करेंगे तो 5 धन 15 और 6 का पहले गुना करना होगा, 15 6 कितना होगा 90। अब 90 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 90 और 5 कितना होगा 95, तो ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिद्ध करना है किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है, ये आपको दिखाना है, 4 का गुणज आना चाहिए। तो मान लेते हैं दो क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः है, ठीक है, लगातार विषम संख्या लेते हैं जैसे 3 और 5, लेकिन आपको कथन के रूप में लिखना है। तो पहला होगा 2n + 1 और दूसरा होगा 2n + 3। ये क्या है, दो क्रमागत लगातार विषम संख्या है, ठीक है। इसके बारे में हम पुराने वीडियो में बता चुके हैं इसकी डिटेल, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें अब क्या कहा गया है, इसको हम p के बराबर मान लेते हैं 2n + 1, और कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का क्या करना है, आपको योग करना है। तो इन दोनों का योग करेंगे प्लस 2n + 3, तो कैसा आना चाहिए 4 का गुणज। तो यहाँ पर क्या है फॉर ऑल लिखेंगे, l बिलोंग करता है किस पर, n पर, नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यू। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n और 2n का योग कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4n प्लस 1 और 3 का योग 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं p = हमारे पास 4 और 4 का है ना कॉमन निकाल सकते हैं 4, तो क्या बचेगा यहाँ पर n प्लस, यहाँ पर 4 निकाल चुके हैं तो यहाँ पर तो 1 तो रहेगा ही, है ना, गुणा के रूप में, तो ये n + 1 बचेगा। तो n + 1 को हम कोई वैल्यू मान सकते हैं, माना कि n + 1 के बराबर मान लेते हैं m, तो इसके जगह क्या रखेंगे हम m रखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से p बराबर 4m। तो यहाँ पर देखेंगे पूछा गया है 4 का गुणज होना चाहिए, तो 4 का गुणज है कि नहीं है, तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं कि दी गई संख्याएं 4 का गुणज है, ये आपको आंसर में लिखना है, ठीक, ये आपका आंसर होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 10वां देखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बेलन के बारे में दिया है, आधार की परिधि जो है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई दी गई है ना, ऊंचाई को हम h से दर्शाएंगे बराबर 10 सेंटीमीटर। आधार की परिधि
बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की आधार कैसा होता है? कोष्टक में लिख सकते हैं वृत्त के समान की परिधि। तो इसके बराबर कितना दिया गया है? 88 cm यानी सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र हमें मालूम है 2 पाई r होता है, बराबर 88 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ से r का मान निकाल लेंगे, तो r का मान ज्ञात करने के लिए 2 पाई का पक्षांतर कर लेंगे, है ना। तो r बराबर 88 और बटा में आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस कर ले। 88 बटा 2, पाई का मान कितना होता है? 22/7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। आगे और कंटिन्यू प्रोसेस करें तो r बराबर 88 बटा 2 है, और गुना यहाँ नीचे में है क्या है? 22, तो 7 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो अब इसे हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। 22 से 88 कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 चौक 88 हो गया। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा? 2 गुना 7, अर्थात यहाँ पर बच जाएगा r बराबर 2 गुना 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। आपको क्या पूछा गया है? बेलन का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करनी है। यहीं पर हम बना लेते हैं। अतः हम देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करनी है ना। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है भाई? 2 पाई r h। 2 का 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान अभी ज्ञात किए थे, कितना आया था? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 14, है ना, और h का मान आपको कितना दिया गया है? 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। अब देखते हैं 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, तो क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10, आपस में गुना कर लेंगे। 2 गुना 22 करेंगे तो क्या होगा? 44 गुना 10। तो इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे तो 22 गुना 2 करेंगे तो 88 गुना 10, और 88 का गुना 10 से हम करेंगे तो कितना होगा? 880। चूँकि ये वक्र पृष्ठ है तो वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी, अपने साथी को, और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।